नमस्कार, वेलकम बैक टू हिंद ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत बढ़िया कंपाइलेशन 5 वीडियोस का लगाया है जहां पे आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस हर फील्ड से मैंने रखे हैं ताकि आपके लिए किसी भी एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। हर फील्ड की तरह के क्वेश्चन, और सिर्फ इस क्वेश्चंस को मैंने बताया ही नहीं है बल्कि क्वेश्चंस के आंसर और आंसर के साथ उनके एक्सप्लेनेशन जहां जहां ज़रूरत है मैप्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन भी किया है चीज़ों को। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी एक पार्ट भी इसका मिस मत करिएगा। 50 के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फिर देखिए आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। World Tourism Day is celebrated on September 12, September 25, September 27 और September 29। तो इसका सही आंसर है September 27। September 27 को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखते हैं कब से सेलिब्रेट होता है। तो इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1980 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO इसको सेलिब्रेट कराता है। 1980 में से इसको फॉर्म किया, तब से सेलिब्रेट करा रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि कैसे टूरिज्म से अवेयरनेस अफेक्ट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में, उसके बारे में थोड़ा अवेयर करना लोगों को, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, शिखा शर्मा जी, चंदा कोचर जी या उषा अनंत सुब्रमण्यम जी। राइट आंसर इज अरुंधति भट्टाचार्य जी। वैसे तो ये चारों ही बहुत रिनाउंड बैंकर हैं। शिखा शर्मा जी एक्सिस बैंक की सीईओ और एमडी रह चुकी हैं। चंदा कोचर जी एक बहुत ही फेमस नाम है और ये रह चुकी हैं सीईओ और एमडी आपकी आईसीआईसीआई बैंक की। और वहीं उषा अनंत सुब्रमण्यम जी की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद बैंक को हेड किया है, उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। तो ये चारों ही रिनाउंड नेम है। अरुंधति भट्टाचार्य जी के बारे में देख लें तो ये एक रिटायर्ड इंडियन बैंकर हैं। किस बैंक से? एसबीआई से। और ये पहली वुमेन है जिन्होंने एसबीआई को हेड किया, और एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की फील्ड में भी ये नंबर 1 पे हैं। इन 2016 इनको फॉर्ब्स ने अपनी लिस्ट में शामिल किया और 25th पोजीशन दी। और लिस्ट कौन सी थी? वो लिस्ट थी मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड की। उसमें 25th पोजीशन इनको दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट की बात है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि वेयर इज आर नेशनल सिंबल टेकन फ्रॉम। लगभग पता होना चाहिए आपको। पहला ऑप्शन है बुद्धिज्म साइट लोकेटेड इन गया, स्तूप ऑफ सांची या सांची स्तूपा, फ्रॉम द अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड, अशोकन पिलर सिचुएटेड इन सारनाथ, और फ्रॉम द रिमेन्स फाउंड इन सिंधु घाटी यानी इंडस सिविलाइजेशन। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉम अशोकन पिलर सारनाथ। सारनाथ एक जगह है वाराणसी के पास जो बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। वहाँ पे ये पिलर मिला है, अशोका के टाइम का ये पिलर है। और मौर्यन आर्ट की एक बहुत स्पेशलिटी रही है खास करके इस टाइम की, कि वो जनरली पिलर्स के ऊपर एनिमल्स को, पावरफुल एनिमल्स को बनाते थे अपनी पावर को डिपिक्ट करने के लिए। जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, बुल हो गया। तो उसी में इसको बनाया था, जिसमें 4 लायंस हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बस एक है कि इसको अडॉप्ट कब से किया गया है? 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया है। और मुझे लगता है कि इस डेट से आप सब फेमिलियर होंगे, 26 जनवरी 1950। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये भी इजी है, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां जिनको हम जानते हैं ताजमहल के लिए। तो इनका जो रेंज था 1628 से लेके 1658 के बीच का, उसको गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। मुगल आर्किटेक्चर का ये गोल्डन एज था। इन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे ताजमहल है आगरा पे, मोती मस्जिद आगरा की, रेड फोर्ट है या जामा मस्जिद जो दिल्ली में सिचुएटेड, और लाहौर फोर्ट, जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में होगा। तो ये एक अच्छे पीसेज हैं आर्किटेक्चर के मुगल टाइम के। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो अब हम आपको पता होना चाहिए भाई, जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो बात खत्म। राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन गए, बात खत्म। लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया के थे, तो ये भी बात खत्म। तो आंसर है सी राजगोपालचारी, ये हैं जो पहले गवर्नर थे। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। रिसेंटली ऑन 5th जून विच डे वॉज सेलिब्रेटेड। अभी बहुत ही जल्दी रिसेंट का है ये, सबको पता होगा। अर्थ डे तो नहीं है, क्योंकि अर्थ डे आपको पता है, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। चिल्ड्रंस डे तो बिल्कुल नहीं है, 14 नवंबर को होता है वो। इंटरनेशनल टी डे की बात करें तो टी लेवर्स को जनरली ये मालूम होगा कि ये 21 मई को, इसी के आसपास 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो मनाया जाता है 5 जून को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में क्या है कि इसको एनुअली 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट कराता है।
और खाली इसलिए अवेयर ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाई जा सके और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश, जिसको आप लोग सेबी कहते हैं, सेबी जिसको कहा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कब सेटअप हुई थी? तो राइट आंसर इज 12 अप्रैल 1988, वो डेट है जब इसको सेटअप किया गया था। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये आपकी कैपिटल मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को देखती है। ये आती किसके अंडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेबी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। अब देखिए सेटल ये बनी स्टैब्लिश तो हुई 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन जो एक्ट आया सेबी एक्ट 1992 उसने इसे स्टैट्यूटरी पावर्स दी। तो 30 जनवरी 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिली, उसके पहले इसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं थी। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो विच इंडस्ट्री हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 इन इंडिया? कॉमन गेस इस समय लोगों का जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कि इधर बहुत ग्रोथ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल। तो फार्मास्यूटिकल नहीं है, टेक्सटाइल का काम आप जान ही रहे बंद था, ऑटोमोबाइल भी नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री वो है इसका आंसर जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। 7.43% की ग्रोथ की इस इंडस्ट्री ने, और ऐसा पहली बार हुआ कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो कंट्री पे टॉप कर गई एक्सपोर्टिंग सेक्टर में, ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस समय। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम वॉज डेवलप्ड बाय, परम को कौन डेवलप कर रहा था? टाटा, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर या सीडैक? सीडैक का मतलब होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। राइट आंसर इज सीडैक, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम एक सीरीज है पूरी सुपर कंप्यूटर्स की जिसको सीडैक डेवलप कर रहा है, हम लोग देख चुके, पुणे में इसका सेंटर है। परम का मीन्स देखिए, परम एक संस्कृत वर्ड आप सबने सुना होगा, जैसे बोला जाता है परम शक्तिशाली, या मतलब परम मतलब होता है सुप्रीम, संस्कृत वर्ड इसका मीनिंग होगा सुप्रीम। और इसका एक और मीनिंग जो निकल के आता है वो है शॉर्ट फॉर्म बनता है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? पैरेलल मशीन का, तो इसका इसलिए इसका नाम परम रखा गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट है, बिंगटन कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जीके में जानना जरूरी होता है क्योंकि गेम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कप एसोसिएटेड है हॉकी से, तो ये हॉकी इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज गंगा, इंडस, यांगत्से एंड आमर। तो गंगा राइट ऑप्शन होता अगर ये सिर्फ इंडिया की बात होती, लेकिन इंडिया की बात नहीं है, एशिया की बात है, इसलिए राइट आंसर इज यांगत्से, जो कि एक चाइना की रिवर है। यांगत्से और यांगजी ये चाइना की रिवर है, इसका दूसरा नाम है। ये थर्ड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में और एशिया में लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट और सेकंड तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, फर्स्ट नाइल है और सेकंड है अमेजोन जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। इट राइजेज एट जारी हिल पे निकलती है तंगुला माउंटेन रेंज से, और लगभग 6300 किलोमीटर का सफ़र ये करती है, 6300 किलोमीटर की लेंथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक किताबुल हिंद? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी अल बिरूनी, सी अबुल फजल और डी नन ऑफ दीज। तो किताबुल हिंद एंशिएंट हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लिटरेरी सोर्स बना है हमारे लिए। तो इसके राइटर है अल बिरूनी, जो महमूद ऑफ गजनी के साथ, ये महात्मा गांधी नहीं, महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आए थे और उन्होंने इंडिया से के बारे में ये किताब लिखी थी। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 इज द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स? ए त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल, सी राजस्थान और डी उड़ीसा। इनमें से कौन सा वो स्टेट है? तो राइट आंसर इज उड़ीसा। कुछ लोगों को राजस्थान और त्रिपुरा में कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई हमें तो राजस्थान लग रहा है, त्रिपुरा लग रहा है। 7 सिस्टर्स में तो लगभग सभी कंफ्यूज रहते हैं, और राजस्थान में ज़रा सी जाती है इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने मैप लगाया है, आप देख के समझ लीजिए। ये देखिए किन किन स्टेट्स में जा रही है। गुजरात में तो प्रॉपर है, राजस्थान में ज़रा सा जाती है, नीचे से टच करती है लेकिन पहुँचती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ पे है। मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, और त्रिपुरा ये रीजन है रेड वाला, यहाँ पे भी नीचे से टच हो रही है, लेकिन त्रिपुरा पे भी ये जाती है। उड़ीसा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा के ऊपर से पास नहीं होती। तो राइट आंसर इज उड़ीसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी?
डार्विन, एरिस्टोटल, एडवर्ड जेनर और चरक। तो चरक तो इंडियन मेडिसिन के फादर हैं। डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है, लेकिन ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड? ए अल्फाबेट पर स्ट्राइक, बी वर्ड्स पर इंच, सी स्ट्राइक पर इंच और डी डॉट्स पर इंच। तो इसकी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, जिस हिसाब से इसको मेजर किया जाता है, डेट इज DPI, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच से किसी भी प्रिंटर के आउटपुट के बारे में पता चलता है कि आउटपुट रेजोल्यूशन एक प्रिंटर या इमेज सेटर का कैसा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? जावा, पाइथन, लिस्प या ऑल ऑफ द अबव? अब देखिए, हो सकता है आप में से कई लोगों ने सी वाला ना सुना हो, लेकिन जावा और पाइथन तो सबने सुना होगा, मतलब मोस्टली कॉमन है ये। तो इससे भी आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि कोई ऑप्शन ए और बी का दोनों ऑप्शन, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 7 इज कि इंडिया हैज चूजन मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी, डैश मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी, मतलब किस देश से लिया है ये अपना ड्यूअल जीएसटी का मॉडल? तो राइट आंसर इज कनाडा। यूएसए, जापान या ब्रिटेन में ड्यूअल जीएसटी मॉडल नहीं होता, अलग मॉडल है। आइए देखते हैं। इंडिया हैज चूजन कैनेडियन मॉडल, जो कि कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया, कनाडा और ब्राज़ील जैसी कंट्री में ड्यूअल जीएसटी का मॉडल चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 4%, हर साल 4% बढ़ जाती है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है शायद ये। करेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 50,000 और हमें कैलकुलेट करना है कि 2 साल बाद कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार पेपर में ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बस आपको इनको ढूंढना होता है अगर आप मैथ के साथ बहुत इजी गोइंग नहीं है तो। इसमें देखिए, अब आप सीधे सीधे पता कर सकते हैं कि 50,000 का 4% तो कोई भी बता देगा कि इस 2000, 50,000 का 4% इस 2000। अब जाहिर सी बात है, अगला जो हम 4% निकालेंगे वो 52,000 पे निकालेंगे, लेकिन वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, उसका आंसर जो भी होगा वो 2000 से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते हैं कि भाई इसका मतलब सीधा सीधा 54,000 तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा है। जब 2000 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है 54,000 से कम वाले ऑप्शन भी सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो बिना किसी फॉर्मूले के भी ये पता चल गया कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फॉर्मूला भी है इसका, आप कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं, लेकिन सही ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट उत्तराखंड, नागालैंड, आसाम या गुजरात? तो ये है आसाम, दीफू में। आइए देखते हैं। गर्म पानी सेंचुरी दीफू, आसाम में लोकेटेड है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरी है जहाँ पे कैसी वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है गर्म पानी, हॉट वाटर स्प्रिंग, वाटरफॉल्स हैं और लगभग 51 रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड भी यहाँ पे मिलती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट और सुंदर सेंचुरी है। आइए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है। लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांका डायनेस्टी? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। तो महापद्मानंद के तो नाम से पता चल गया कि ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर हैं या नंद डायनेस्टी से हैं, तो इनके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अजातशत्रु जी ने कोई डायनेस्टी फाउंड नहीं की है। अब बिंदुसार बिंबिसार में आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो बिंदुसार को एकदम हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए कि ये मौर्यन डायनेस्टी के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं ये बिंदुसार, क्योंकि वो CBA में चलता है, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और फिर अशोक, तो वो तो मौर्यन डायनेस्टी के हैं। तो राइट आंसर इज बिंबिसार, जो कि हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर हैं। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए चेन्नई, बी कटक, सी बैंगलोर और डी कोलकाता। देखिए, इस पे कई लोगों का गैस कोलकाता पे गया होगा, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है राइस के, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है कटक, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर इज कटक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? कुवैत, USA, रसिया, नन ऑफ दीज। तो रशिया तो ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं है। कुवैत पे कई लोगों का गैस गया होगा, क्योंकि ये एक अरब का देश है, खाड़ी का देश है, लेकिन ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका डेटा भी मैंने लगाया है। देखिए, कई इस डेटा पे कई जगह पे ये 15% के आसपास आता है, कई जगह पे 20% के आसपास आता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। डेटा में चेंज, लेकिन फर्स्ट पोजीशन यूनाइटेड स्टेट्स की है।
फिर सऊदी अरेबिया, उसके बाद रशिया है और फिर कनाडा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। अगर आपने बाण भट्ट की किताब का नाम आपको पता होगा तो आपको नाम गेस करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरिता। तो राइट आंसर इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कोर्ट में थे ये। आइए देखते हैं इनके बारे में। बाण भट्ट 7th सेंचुरी में थे, हर्षवर्धन की कोर्ट में थे और ये संस्कृत प्रोज में मास्टर थे। बहुत अच्छी किताबें लिखी और इन्होंने एक बहुत बढ़िया बायोग्राफी लिखी हर्षचरिता, जिसके बारे में हम गुप्ता एम्पायर और हर्ष के टाइम के एम्पायर के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं, और तो ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा किया गया था? 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th और 20th, या 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो इसका राइट आंसर है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं कि 2 एंग्लो इंडियंस की सीट हुआ करती थी लोकसभा में, जिसको अभी जल्दी ही निकाला गया है, उनको वहां से हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा में। तो पता करिए कि किस अमेंडमेंट से किया हुआ है, ये आपका होमवर्क है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 इज रिवर लूनी originates near Pushkar and drains into which on of the following? रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और लेक सांबर। बे ऑफ बंगाल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बंगाल की तरफ है और ये राजस्थान की रिवर है। लेक सांभर भी राइट ऑप्शन नहीं है। अरेबियन सी काफी लोगों का गैस होगा और अरेबियन सी आंसर एक कॉमन आंसर भी होना चाहिए, लेकिन ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इज कि ये रन ऑफ कच्छ में जाता है। आइए मैं मैप दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है रिवर और ये अरेबियन सी ना जा करके यहाँ रन ऑफ कच्छ में ये फ्लो हो जाती है। तो राइट आंसर इज रन ऑफ कच्छ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, SR राव या अलेक्जेंडर कनिंघम? इंडियन आर्कियोलॉजी है तो इंडियन नाम से आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। राइट आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि इन्होंने कई सारे एक्सकैवेशंस किए थे 63 में, 72 के आसपास भी, तो इसलिए इनको इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? ये कई लोगों के लिए नया क्वेश्चन होने वाला है। ल्यूकोडर्मा? नहीं, तो ल्यूकोडर्मा तो नहीं है क्योंकि ये तो स्किन कलर लॉस होता है जो सेल्स की वजह से होता है। हाइपरटेंशन, ये आपका हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो गया। अर्थराइटिस तो घुटनों में दर्द है, ये भी नहीं है। हाइड्रोफोबिया, जनरली जिन लोगों को डॉग बाइट करता है, जिनके अंदर रेबीज का इन्फेक्शन आ जाता है, रेबीज का इन्फेक्शन आ जाता है, उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे आपको पानी से डर लगने लगता है। आइए आगे देखते हैं। 8th क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये काफी लोगों को पता होगा, कई बार न्यूज में आया हुआ है। तो राइट आंसर इज यूरेनियम। यूरेनियम का बड़ा इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर में, जिसका एक ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा सप्लायर में है। अब देखते हैं हु पाइनियर्ड खिलाफत मूवमेंट? सैयद ब्रदर्स, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स और मौलाना आजाद। इनमें से किसने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी? सबसे पहले कौन लोग थे? इसमें सबसे कंफ्यूजिंग जो नाम होगा वो आपके लिए होगा महात्मा गांधी, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ही है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर अली ब्रदर्स है, जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरुआत किया था। अब कैसे ये एक नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ। खिलाफत मूवमेंट जनरली जो है वो एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था और ये किया गया था क्योंकि ऑटोमैन एम्पायर को ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो हुआ टर्की के साथ या ऑटोमैन एम्पायर के साथ, उसे अली ब्रदर्स मानते थे कि ये एक ज्यादती हुई इनके कैल्फाइड के साथ, इसलिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मर्ज कर दिया था। महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट पे उसको मर्ज कर दिया गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए। तो इसलिए लोग जनरली इसको एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट समझते हैं कि एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खिलाफत मूवमेंट अलग था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग था, दोनों बाद में मर्ज होकर के एक मूवमेंट बन गए थे। तो इसका राइट आंसर इज अली ब्रदर्स। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following country is the world's largest producer of coal? कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रशिया, चाइना, इंडिया और यूएसए। तो इसका आंसर है, राइट आंसर इज चाइना। चाइना में खूब कोल पाया जाता है, इंडिया में भी कोल मिलता है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया नहीं है। चाइना इज द चीफ कोल प्रोड्यूसर
वाइल यूनाइटेड स्टेट सेकंड पोजीशन पे है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे और भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे एक ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाएगा। ऑप्शन है पाकिस्तान, बी चाइना, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो श्रीलंका तो कट जाएगा क्योंकि इसके साथ लैंड बाउंड्री है ही नहीं। बाकी तीन कंट्रीज़ में क्या होता है, चाइना का एरिया बहुत है और पाकिस्तान हमारा पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कवर करता है, इसलिए हमें लगता है कि इनका लॉन्गेस्ट बाउंड्री होगा, लेकिन ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। आइए देखते हैं कैसे। ये जो लंबाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हो चाहे चाइना की हो, इन्हें देख करके लगता है ये लंबी होंगी, लेकिन अगर आप बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से तीनों तरफ से इंडिया से लॉक्ड है, और जब आप इसको ऐड अपॉन करते हैं तो ये उस लैंड बाउंड्री से कहीं ज़्यादा आ जाती है जो पाकिस्तान या चाइना की इंडिया के साथ है। आइए स्टैट्स पे ध्यान दे तो बांग्लादेश की इंडिया से बाउंड्री है लगभग 4096 किलोमीटर्स की। सेकेंड पोजीशन पे है चाइना विथ 3488 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बाउंड्री। थर्ड पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बाउंड्री, और फोर्थ पे है नेपाल विथ 1751 किलोमीटर्स ऑफ लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेकेंड क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ डैश नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के पास कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसमें बाकी ऑप्शंस तो क्लियर हैं, खाली एक 7 कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि 7 नेबरिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड से इंडिया से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट आंसर इज़ 9, क्योंकि 2 ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ सी बाउंड्रीज बनाती हैं। आइए देखते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये वो 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। 2 कंट्रीज़ और हो गई, एक मालदीव्स और श्रीलंका, जो शेयर करती है इंडिया के साथ सी बाउंड्री। तो टोटल इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वो 9 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन इन इंडिया। ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन की विड्थ कितनी होती है इंडिया में? 5 फीट 3 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस, 4 फीट 11 इंचेस या 5 फीट 4 इंचेस। तो इसका राइट आंसर है 5 फीट 6 इंचेस। आइए इसके बारे में देखते हैं। ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन जो होती है वो वाइड गॉज होता है, जनरली 5 फीट 6 इंच की होती है इंडिया में। और हम लोग जनरली जब आप स्टैंडर्ड गॉज की बात करें जिसकी लेंथ 4 फीट और 8.5 इंचेस होती है, अगर उससे बड़ी किसी भी हम गॉज को देखते हैं तो हम लोग जनरली इसको ब्रॉड गॉज की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जो ब्रॉड गॉज का साइज़ है वो होता है 5 फीट 6 इंचेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक। ऐसे तो अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन ऑप्शन में एक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा और डी कृष्णा। तो महानदी भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है। राइट आंसर आपका है नर्मदा। नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आइए देखते हैं इसके बारे में। नर्मदा रिवर, जिसको रेवा रिवर या पहले नर्मदा रिवर के नाम से जाना जाता था, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इंडिया की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में बात करें तो लार्जेस्ट है, इससे बड़ी रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। मैप पे देखें तो ये देखिए, ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये अमरकंटक हिल है, यहीं से एक और रिवर निकलती है जिसे सोन कहते हैं, जो आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है, वो रिवर होती है। और दूसरी रिवर जो निकलती है वेस्ट फ्लोइंग, उसका नाम है नर्मदा, जो जाके आगे अरेबियन सी में फ्लो कर जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम की रिपोर्ट कह लीजिए या पब्लिकेशन कह लीजिए, इसे कौन निकालता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF आपकी, या फिर यूनाइटेड नेशंस निकालता है यानी UN, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सा निकालता है? तो राइट आंसर है आपका IMF इस पब्लिकेशन को निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जनरली जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब फर्स्ट चेयरमैन पूछा है तो गेस बहुत इजी हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी थे नहीं, मोतीलाल नेहरू जी कभी थे नहीं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ही फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो ये भी आपके पहले प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो डी इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान के गांव में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 में। नगौर नाम का वो गांव है राजस्थान में जहां पे इसकी शुरुआत
हुई थी। और पहले इलेक्शंस की बात करें अगर पंचायती राज के, तो पहले इलेक्शंस हुए थे राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट 1959 के हिसाब से, जो कि सितंबर अक्टूबर 1959 में हुए थे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। किस स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट 2011 के सेंसस के हिसाब से रही है 20.23, जो पूरे देश में सबसे हाईएस्ट थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 9 इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लेमिंगो इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली ए रन ऑफ कच्छ, बी घना विहार, सी सांभर लेक और डी चिलिका लेक। इसका राइट आंसर है डी चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। वहाँ पे फ्लेमिंगो बर्ड्स और कई सारे बर्ड्स का केयर किया जाता है और वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग भी होती है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा वर हेल्ड इन इंडिया। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ही ये इलेक्शन हुआ होगा। तो पहले के 2 ऑप्शन तो इजीली कट गया। उसके बाद राइट आंसर इज डी 1951। 1951 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे इस हमारी कंट्री में। कब हुए थे? तो अक्टूबर 25 1951 में शुरुआत हुई थी और मार्च 27 1952 तक चले थे, जो इंडिया के फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस थे और जिसका रिजल्ट आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी और जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर उस समय बने थे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ए बुलंदशहर, बी बाराबंकी, सी सहारनपुर और डी चंदौली। तो इसका राइट आंसर है ए बुलंदशहर। बुलंदशहर में ये पावर प्लांट है आपका। आइए देखते हैं, ये रहा आपका एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि सिचुएटेड कहाँ है? नरोरा रीजन ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। देखें आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। वो जगह का नाम बताना है जहाँ पे एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी बैरन आइलैंड, ऑप्शन सी मायाबंदर और डी लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का एक आइलैंड है और जहाँ पे कहते हैं कि इंसानों का होना मतलब ना के बराबर है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है और कहीं भी इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो नहीं पाया जाता। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्मार्टफोन मेकर लॉन्च द 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। पहला 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ए शाओमी, बी रियलमी, सी ओप्पो और डी वीवो। तो ये फर्स्ट इंडिया में तो लॉन्च हुआ है, लेकिन लॉन्च करने वाली कंपनी इंडियन नहीं है, चाइनीज़ कंपनी है रियलमी। आइए देखते हैं इसके बारे में। चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर रियलमी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है 5G इनेबल्ड फ़ोन, जिसको इंडिया के साथ साथ स्पेन में भी साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे आप इंडिया के बाहर ले जाएंगे तो उसको 5G मोड पे लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी 5G लागू नहीं है, 5G है नहीं। और इंडिया के अंदर आप उसको स्विच कर सकते हैं 4G मोड पे तब तक के लिए, अभी तक के लिए, जब तक कि आपके पास 5G नहीं है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली G7 समिट टुक प्लेस वॉज डैश समिट ऑफ G7। अभी आप सबने न्यूज़ में G7 के बारे में सुना होगा, तो वो कौन सी G7 समिट थी? 43rd, 45th, 47th और 49th। राइट आंसर इज इट वॉज 47th G7 समिट। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्कीम नेम्ड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वो कौन सा स्टेट है जिसने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम की स्कीम शुरू की है? ए बिहार, बी केरला, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, जहां ड्रोन्स की मदद से आपको दवाई भेजी जाएंगी। तो द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ सेलेक्टेड कितने 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को सिलेक्ट किया है अपने पायलट मिशन के लिए, पायलट टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे अगर ये अप्रूव होगा तो फिर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। आगे देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द मोटिव ऑफ हम्पी विथ चैरियट इज प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ विच करेंसी नोट। किस करेंसी नोट के पीछे आपको हम्पी और चैरियट की फोटो मिलती है? ऑप्शन ए 1 रुपी, बी 500 रुपीज़ नोट, सी 50 रुपीज़ नोट और डी 2000 रुपीज़ नोट। तो ये आपको मिलेगी ₹50 नोट के पीछे है। ये दिखा देते हैं। ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर है ये चैरियट और हम्पी का स्ट्रक्चर है। हम्पी साइड पे पाया जाता है, ये उसी की फिगर बनी है ₹50 नोट पे, नए नोट पे, पुराने वाले पे
पार्लियामेंट बनी हुई है। आइए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, बी पर्शियन गल्फ, सी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया और डी गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। कहाँ, जिसकी बॉर्डर शेयर होती है यूनाइटेड स्टेट्स से और आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा से, और लगभग 5000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन इसकी गल्फ ऑफ मैक्सिको की है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। आइए आगे देखें। क्वेश्चन 8 इज द आइनोस्फीयर contains ionized air that protects the earth from A. ultraviolet rays of the sun, B. the infrared rays of the sun, C. the falling of meteorites और D. none of the above। इसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा फॉलिंग ऑफ द मीटियोराइट आंसर नहीं है, क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर की लेयर कैसे प्रोटेक्ट करेगी, पर वही सही आंसर है। राइट आंसर इज द फॉलिंग ऑफ मीटियोराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969? 1969 में कितने बैंक को नेशनलाइज किया गया था? A16, B14, C15 और D20। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन उस समय हुआ था, तो राइट आंसर इज B14। आइए आगे देखें क्या है नेशनलाइजेशन का मतलब। नेशनलाइजेशन का जनरली मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर असेट्स को जब किया जाए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे, पर इंडिया के केस में बात करें तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर असेट्स को पब्लिक सेक्टर के हाथों में दे दिया गया था, इसे ही नेशनलाइजेशन कहा गया, और यहीं से नेशनलाइज बैंक्स का एग्जिस्टेंस है इंडिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का आखिरी क्वेश्चन। नेशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ द अबव। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और गवर्नमेंट भी है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कॉमर्स का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं लगातार ऐसे रोज़ वीडियोस डालता रहता हूँ जहाँ पे मैं आपको नए नए क्वेश्चंस लाता रहता हूँ जीके के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक्स।